हेलो दोस्तों, कैसे हो? काफ़ी टाइम हो गया वीडियो आए हुए। बहुत सारे ट्रांजिशन चल रहे हैं लाइफ में, धीरे धीरे आपके साथ भी शेयर करेंगे। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो चल रहे हैं, काफ़ी मेजर चेंजेस चल रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन काफ़ी हॉट टॉपिक पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मतलब आप सब जानते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में, लेकिन सब ये सोच रहे होंगे कि इसका होने क्या वाला है, क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। यूएस टैरिफ जो ट्रम्प गवर्नमेंट इम्पोज कर चुकी है कैनेडियन गवर्नमेंट पे। कभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है कि कभी वो बंद कर रहा है, कभी वो चालू कर दे रहा है, स्टॉप कर रहा है। लेकिन कनाडा एज अ कैनेडियन हम परमानेंट रेसिडेंट हो गए, नॉन मतलब वर्क परमिट पे है, फिर टेम्परेरी रेसिडेंट है, सिटीजन है, हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, और हमारी कैनेडियन इकोनॉमी पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक वैसे डराने के लिए नहीं, लेकिन अगर ये यूएस टैरिफ जो है वो काफ़ी 100,000 जॉब्स पे इफेक्ट डाल सकता है कनाडा में। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जॉब मार्केट पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है और कैनेडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ रिटेलिएट करके या फिर इसको कुछ इस सिचुएशन को मिटिगेट नहीं कर देती, चाहे वो रिटेलिएट करके हो, चाहे वो उनसे बात करके हो। लेकिन अगर ये चलता रहेगा तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कैनेडियन गवर्नमेंट पे, और कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन इकोनॉमी और हम जैसे वर्कर्स पे। तो बेसिकली है क्या ये टैरिफ? आपको पता ही है टैरिफ जो कनाडा से बेसिकली हम काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर है यूएस को। ठीक है, हम ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे जो हैं हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूएस गवर्नमेंट बेसिकली करना चाह रही है कि वो बोल ऐसा रही है कि वो ये चाहती है कि हम यूएस के बंदों को बोले कि वो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करे इन कंट्री, रेदर कि हम एक्सपोर्ट करें फ्रॉम कनाडा से। ठीक है, तो इस वजह से वो टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा लगा रही है हर एक कंट्री पे, नॉट इवन सिर्फ कनाडा, वो सब पे। चाइना पे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस, यूएस गवर्नमेंट का मेन पर्पस यही है कि वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को बोल रही है कि जो भी तुम्हें प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो वो यहाँ के इन कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करो। तो कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कनाडा पे उन्होंने कौन कौन से टैरिफ लगाए हैं? एक तो 25% टैरिफ लगाया उन्होंने कैनेडियन गुड्स पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोज पे, और जो 10% बनाया है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अपनी कैनेडियन इकोनॉमी पे किस हिसाब से इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखते रहो, बने रहो। आपके हर एक जो डिलेमा है मन के अंदर वो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या इसका इफेक्ट होने वाला है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मैं अपने इधर नोट्स देखता रह रहा हूँ। तो आप नीचे देख रहा हो तो दैट मीन्स मैं अपने नोट्स में बना, क्योंकि नोट्स में बना के ही मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करूँ। पहला जो मेजर इम्पैक्ट होने वाला है वो, जैसा आपको बताया, मैसिव जॉब लॉसेस होने वाली हैं। ठीक है, तो जो कनाडा में ऑलमोस्ट 100,000 to 500,000 जॉब लॉस हो सकता है इन कमिंग ईयर्स ड्यू टू दिस टैरिफ। ठीक है, अगर एक टैरिफ मतलब 500,000 तक वो डेटा जा सकता है इन कमिंग ईयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी, इन कमिंग ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इतना लेवल जा सकता है जॉब लॉस में मार्केट में। ठीक है, उसका, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसका रिवर्स इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? अपना जीडीपी पे। जीडीपी भी अपनी कमज़ोर होगी उसके लिए, क्योंकि आज की डेट में अराउंड 2 मिलियन जॉब जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, अराउंड 2 मिलियन जॉब्स। तो अगर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट पे, तो आप ये सोच सकते हो कि ये जॉब मार्केट पे कितना बड़ा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, अभी मार्च 2025 में ही
ये यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा, इसकी वजह से ही अराउंड 62,000 जॉब जो लॉस हो चुकी है मार्च में, ये मार्च का डेटा है सर। तो मार्केट में कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले सालों में हो सकता है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब मैं बेसिकली हर एक तरीके से बताऊंगा कि किस किस सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तो मैंने एज ए जर्नल बताया कि अराउंड 500,000 जॉब जो हो सकती है वो जॉब लॉस कनाडा मार्केट देख सकता है। अब मैं सेक्टर स्पेसिफिक बताता हूँ कि मेजरली कौन कौन से सेक्टर इससे इफेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से आप अपना सेक्टर देख लेना कि अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर इस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, आप आने वाले हो यहाँ पे, तो आप एक तरह का आइडिया आपको मिल सकता है कि हाँ आपकी जॉब मार्केट कैसे होने वाली है कमिंग ईयर्स विद दीज काइंड ऑफ टैरिफ्स कमिंग फ्रॉम यूएस। सो सबसे पहले ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। सो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में सबसे बेसिकली क्या है, जो कनाडा इज वन ऑफ द मेजर कंट्री हु एक्सपोर्ट्स ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स टू यूएस, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली आप ये मान के चलो अराउंड 300,000 टू 400,000 जॉब्स जो हैं वो तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही लॉस होंगी, क्योंकि मेजर एक्सपोर्टर हैं हम यूएस को ऑटोज और ऑटो पार्ट्स के। तो और इसका प्राइमरली प्रोविंस क्या है, ऑन्टेरियो में सबसे ज्यादा जॉब लॉस हो सकती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि मेजर जो सबसे बड़ी प्रोविंस है एक्सपोर्ट करने वाली यूएस को ऑटो और ऑटो पार्ट्स, वो ऑन्टेरियो है। तो अराउंड 300 टू 400,000 जॉब तो इसी सेक्टर के अंदर लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि मेजर यही है ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन क्या है जो लॉस क्यों होगा, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, सिंपल सी मैथ है, अगर आपने हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको, बेसिकली अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड घट जाएगी। डिमांड अगर रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली हम उतना बेच नहीं पाएंगे। अगर जब हमारी सेल कम होगी तो हम अपनी कंपनी के खर्चे कैसे चलाएंगे। तो टेक्निक एट द एंड क्या होगा, हम अपने कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे तो लेबर कॉस्ट कम करेंगे, लेबर कॉस्ट कम करने के लिए ही टाइम पे ही आएगी जॉब लॉस, ठीक है। तो वो आगे मैं और बताऊंगा कि और क्या क्या तरीके से जॉब लॉस आ सकती है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा सेक्टर आता है हमारा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर बेसिकली इससे एक मोस्ट प्रोबेबली क्या आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ प्रोविंस स्पेसिफिक है जो सेक्टर हमारा इफेक्ट हो रहा है एनर्जी, जो कि अल्बर्टा है, क्योंकि अल्बर्टा से ही एनर्जी एक्सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में। तो बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री और ये सब जो है अल्बर्टा में ज्यादा इफेक्ट आपने को देखने को मिलेगा। और अराउंड आप 150 टू 200,000 जॉब्स जो है वो इससे रिलेटेड हैं आज की डेट में अल्बर्टा में। तो अगर ये टैरिफ 10% जो उन्होंने लगाया है, इससे इम्पैक्ट अगर ये लंबा चला तो आप सोच सकते हो कि ये जॉब पे भी इफेक्ट पड़ेगा और कितनी जा सकती हैं जॉब, कितनी मार्केट में कम होंगी। यू कैन इमेजिन 100,000 जॉब्स जो हैं वो एनर्जी सेक्टर में भी इफेक्ट पड़ेंगी। और अल्बर्टा इससे काफ़ी मतलब अल्बर्टा पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इससे एनर्जी सेक्टर के बेसिकली, ठीक है। तीसरा जो है वो है बेसिकली तीसरा जो मेजर सेक्टर है जो इससे इफेक्ट होने वाला है वो है मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और एल्यूमिनियम। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर भी 25% टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से वो भी इम्पैक्ट होने वाली है। और मेजरली 2 प्रोविंस जो है मेन जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, वो है ऑन्टेरियो एंड क्यूबेक। तो ये मेन जो 2 प्रोविंस है उस पर जॉब मार्केट में काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अराउंड आप मान के चलो कि करंटली 1.8 मिलियन जो है वो वर्कर्स जो है ना वो एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और ऑटोमोबाइल्स। तो वो जितने ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ना, आप समझ सकते हो कि 1.8 मिलियन वर्कर्स अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है इस टैरिफ की वजह से,
तो सोच सकते हो आप कि कितना बड़ा मेजर जॉब लॉस हो सकता है कनाडा की इकोनॉमी को अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम है। तो मेजरली जो है ये 3 सेक्टर्स है जो इम्पैक्ट होने वाले हैं, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेसिकली जो इफेक्ट है वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट तो इन 3 सेक्टर्स को है। और मैं बोलूँ कि अगर मैं मेजर प्रोविंसेस बताना चाहूँ जिससे इम्पैक्ट इस टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट जिस पे पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा, वो होगी ओंटारियो। वो होगी क्योंकि ओंटारियो ऑटोमोबाइल के लिए भी जानी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी जानी जाती है। दूसरा है हमारा क्यूबेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी बड़ी प्रोविंस है यूएस को एक्सपोर्ट करने में। और हमारा हो गया बीसी जो है, बीसी सर्विस रिलेटेड भी है, थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल भी है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो बीसी मेन जो ये 3 जो प्रोविंस है हमारी, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली हैं। और हमारा एग्रीकल्चर जो है, चौथा सेक्टर एग्रीकल्चर, इस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा, बेसिकली क्या है कि जो कनाडा गवर्नमेंट है वो रिटेलिएट कर रही है। ऑब्वियसली आप सब जैसे न्यूज में देख रहे होगे, तो वो रिटेलिएट करने पे क्या कर रही है, वो भी टैरिफ लगा रही है। तो वो बेसिकली क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा रही है। अब एग्रीकल्चर टैरिफ पे प्रोडक्ट वो लगा रही है, तो दैट मीन्स आप जो है वो वहां से बेसिकली डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ के फार्मर्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ। और बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। ठीक है, अगर मैं समझ लो कि 2000 यूनिट यूएस से मंगाता था पूरे कनाडा के लिए और 800 यूनिट यहाँ पे बनाता था, 8000 यूनिट यहाँ पे बनाता था, टोटल कंजम्पशन मेरी कनाडा की 10,000 यूनिट थी। अब मैं कनाडा यूएस से मंगा नहीं रहा, तो कनाडा में 8000 की क्या 9000 कर लोगे। अब फिर बात वो ये है कि जब सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी कनाडा के अंदर और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की इकोनॉमी पे, मतलब जहाँ यहाँ के बंदे हैं उनके ऊपर और वर्कर्स के ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, ऑलरेडी जो जॉब लॉस हो रही है मार्केट में, उसकी वजह से आपके पास इनकम, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ही कम है। तो डिस्पोजेबल इनकम कम है, महंगाई बढ़ेगी, तो उस हिसाब से क्या इकोनॉमी की कंडीशन होगी, इसी हिसाब से जीडीपी इम्पैक्ट होगा। जीडीपी भी कब होगा, तो एग्रीकल्चर जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम भी टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो हम इंपोर्ट करेंगे नहीं, कम प्रोडक्ट करेंगे एग्रीकल्चर के, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो ये हो गया मेन जो मेजर सेक्टर्स है जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और तरीके से जो हमारी जॉब मार्केट जो है इफेक्ट हो रही है, वो क्या हो रही है, जो देखने में मिल रहा है कि अब जो बिजनेसेस है ना, वो जो ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से जो है वो कॉस्ट रिडक्शन पे काम करना चालू कर दिया उन्होंने। बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं, ड्यू टू प्रमोटिंग फुल टाइम जॉब, मतलब सॉरी, इंस्टीड ऑफ प्रमोटिंग फुल टाइम जॉब, वो पार्ट टाइम जॉब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। वो अकॉर्डिंग टू द वर्क अवेलेबिलिटी काम करवाएंगे, उनको पूरा पैसे नहीं पे करना पड़ता। कई टेम्परेरी जॉब्स पे आपको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते एम्प्लॉयज को, तो वहां पे भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। और एक स्टैटिस्टिक्स भी है कि मार्च 2025 में अराउंड जो एज ग्रुप है हमारा 25 to 54, उस एज ग्रुप में अराउंड 21,000 जॉब्स जो है फुल टाइम जॉब जो है वो जॉब लॉस हुआ है कैनेडियन मार्केट को। लेकिन उसके अदर हैंड पे हमें क्या देखा गया कि अराउंड 15,000 जो पार्ट टाइम जॉब्स है ना, वो मार्केट में नहीं आई हैं। तो आप समझ रहे हो कि फुल टाइम जॉब्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं और पार्ट टाइम जॉब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब्स में आपकी इनकम कम होगी, तो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, ऊपर से मतलब महंगाई और ऑलरेडी मार्केट में होगी। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज धकेल रही है कैनेडियन इकोनॉमी को एक रिसेशन की तरफ। अगर ये टैरिफ बहुत लंबी देर तक चलता रहा और इसका कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं निकाला कैनेडियन गवर्नमेंट ने, तो आप एक कैनेडियन इकोनॉमी को पुश कर रहे हो एक रिसेशन की तरफ। जीडीपी कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो ऑल इन ऑल रिसेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है,
तो अब बेसिकली क्या है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी से राइज कर रही है, मतलब इवन जो इससे है कि प्रोजेक्टेड क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो 8% तक राइज कर जाएगी इसी से रिलेटेड, मतलब 2025 में, और जो कि और राइज होगी 2026 में अप टू 8.7%, जो करंटली चल रही है इन फरवरी 2025 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 6.6%। तो ये प्रोजेक्शन है कि यही परसेंटेज 8% पे चली जाएगी 2025 में, एंड 2026 इट विल गो अप टू 8.7%। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर ये टैरिफ का सॉल्यूशन नहीं निकला। इवन मतलब अगर आप बीसी की बात करोगे तो बीसी ने इटसेल्फ जो प्रोजेक्शन करी है वो 124,000 अराउंड जॉब्स जो हैं वो जॉब लॉस एस्टिमेट करा है बाय 2028 ड्यू टू दीज टैरिफ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट नॉट। तो अगर वो सिर्फ एक प्रोविंस ही बोल रहा है कि 124,000 जॉब जो है वो लॉस हो सकती है आने वाले कुछ सालों में, तो ऑल इन ऑल कनाडा में कितना बड़ा जॉब लॉस होने वाला है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस टैरिफ की वजह से, आप समझ सकते हो। तो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर है इस वक्त। इलेक्शन भी आपको पता ही है, 28 तारीख को मंडे को इलेक्शन, मंडे शायद मंडे को इलेक्शन है। तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या फिर जो भी बनेगी करंट लिबरल या जो भी बनेगी, उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि हाउ टू टैकल दिस टैरिफ थिंग विद यूएस गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि क्या होने वाला होता है, लेकिन काफ़ी बुरा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है अपनी कैनेडियन गवर्नमेंट पे, जॉब मार्केट पे। और बेसिकली क्या है, और इससे एक और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर पे मैंने एक बताया था, एक और है सर्विस सेक्टर पे। अब सर्विस सेक्टर पे कैसे आप बोलोगे कि सर्विस सेक्टर पे कैसे पड़ा, जैसे रिटेल और होलसेल है, ठीक है, तो जैसे मेजरली जो है रिटेल एंड होलसेल जो बिजनेस है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली जब हमारी इनकम कम होगी, ठीक है, हमारी इनकम कम होगी तो हम चीज़ अपनी ही जो डिमांड है हमारी भी कम होगी। हम चीज़ें जो हम 10 चीज़ें खरीदते थे हर महीने अपने घर के चीज़ों के लिए, वो अदर की जगह 8 खरीदेंगे, 7 खरीदेंगे, 6 खरीदेंगे। उससे क्या इम्पैक्ट होगा, रिटेल इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, होलसेल इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। अब जब वो इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, मतलब वो बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, तो वो अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे क्योंकि उनकी इनकम कम होगी। अब वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो रिटेल और होलसेल जो बिजनेसेस हैं वो भी जो उनकी जॉब्स है वो कम करेंगे। जॉब्स कम करेंगे तो फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब लॉस होगा। तो ये काफ़ी मैसी पिक्चर होने वाली है, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाल देगी यूएस गवर्नमेंट से बात करके, क्योंकि ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है अभी तक यूएस गवर्नमेंट से कनाडा गवर्नमेंट का, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब रिलेशंस रहे हैं, हमेशा से साथ चलते आए हैं। हमारी बिल्कुल पड़ोसी कंट्री है ये बोल सकते हैं। तो मेरे को भी लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधर जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अभी जो है वो है, काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं वो फ्रीज कर रहे हैं। मतलब मैं अपना एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने भी कई कंपनियों में सुना मतलब इन द सेंस उनके एचआर डिपार्टमेंट वालों से सुना है कि हायरिंग जो है वो फ्रीज हो गई है, हायरिंग फ्रीज हो गई है गाइस। मतलब कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो सिर्फ उन्हीं को हायर कर रहे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, या फिर तो सिर्फ उन्हीं पोस्ट पे हायरिंग हो रही है, बाकी हर चीज के लिए हायरिंग फ्रीज कर दी उन्होंने। अब वो क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है टैरिफ की, उनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, कि कितना बड़ा लॉस आने वाला है, कि जिससे बिजनेस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो बैकफुट पे चले गए हैं बेसिकली। हर बिजनेस जो है वो बैकफुट पे चला गया कि ये बहुत सोच समझ के अब कदम उठाए जा रहे हैं कि हाँ भाई अब हम ये हायरिंग जो है वो भी फ्रीज करो, देखो कि मार्केट में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, जैसे ओंटारियो ने काफी बिलियन डॉलर्स जो है वो रिलीफ के लिए उसने बोला है कि हम रिलीफ देंगे। ऑब्वियसली ओंटारियो की उसको पब्लिक को, और
इधर वहीं के वहीं कैनेडियन गवर्नमेंट जो हमारी मेन गवर्नमेंट है वो भी बोल रही है कि मतलब बात चल रही है, अभी कुछ डेफिनेट डिसीजन नहीं आया, लेकिन बात चल रही है कि क्या पता वो EI जो वेटिंग पीरियड होता है ना, जैसे अगर आपकी जॉब लॉस होती है तो यहाँ पे EI का वेटिंग पीरियड होता है एक हफ्ते के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ करने की भी बात चल रही है। इन टॉक्स है, कोई डेफिनेट डिसीजन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे और एक होता है सेवरेंस पे पे भी रूलिंग आती है कि उस पर भी टैक्स वैक्स लगता है। सेवरेंस पे होता है बेसिकली अगर आपको कोई कंपनी एट अ टाइम एकदम से ही आपको बोलती है कि नहीं आप ले ऑफ कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ एक अमाउंट देती है लमसम, उसको सेवरेंस पे बोलते हैं। तो सेवरेंस पे भी टैक्सेशन का रूलिंग्स आती है, तो वो उसके ऊपर भी बात चल रही है कि वहां पे कुछ रिलीफ कर सकते नहीं कर सकते, कुछ टैक्स रिलीफ दे सकते नहीं दे सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी कैनेडियन गवर्नमेंट भी डिस्कस कर रही है कि हाँ हम अपनी तरफ से कैनेडियन इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट दिस डिफिकल्ट टाइम दैट इज कमिंग। और बाकी यही है एक तरह का यार कि मतलब इन डिटेल मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी डायरेक्ट इंडस्ट्री हैं जो इस पे इम्पैक्ट होने वाली हैं, कैसे इम्पैक्ट होने वाली हैं। तो मेरा एक यही है कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो उस जॉब में बने रहो, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करो बेसिकली। और अगर डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो बस ये है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए तो अच्छा है, दोनों कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि एट द एंड सफ़र पब्लिक करेगी, गवर्नमेंट उतना नहीं करेगी। जितना सफ़र जो है वो पब्लिक करेगी, US की पब्लिक भी और कनाडा की पब्लिक की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही सारा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, US में भी पड़ेगा। US में भी अगर जो इम्पोर्ट वो करते हैं हमारी कंट्री से, अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ पे भी डिमांड जो सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट होगी, वहाँ पे भी प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप करंटली सिचुएशन देखोगे कि पैसों से कितना सपोर्ट है किसी को, जैसे बोलते हैं कि मेरे को मेरी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट है तो मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो US काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि उसकी बैक ज़्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू कनाडा। लेकिन नुकसान ऑल इन ऑल दोनों कंट्री को होने वाला है। तो होप्सो कि दोनों गवर्नमेंट आपस में बैठ के इस चीज़ को सुलझा ले और इस चीज़ को एक टर्म्स पे ले आए कि दोनों एग्री करते हैं और दोनों कंट्री के लिए बिल्कुल सही हो। और बाकी इस टैरिफ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कैसे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे इधर। और अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुके हो और इस एक इंडस्ट्री से हो, तो आप अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट्स में शेयर करो, ताकि हमारे व्यूअर्स को और पता चले कि और कौन कौन सी इंडस्ट्री और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहे हैं इस टैरिफ से रिलेटेड। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं और लेता हूँ बनाते रहूँगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और होपफुली कि मैं अब और डिले ना करूँ, टाइमली आपको वीडियो देता रहूँ। और चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं एक स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि अगर आप जैसे मेरी कोई मेंबरशिप ले रहे हो मेरे यूट्यूब की, ताकि मेरे से आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सको, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब जो भी ले रहा है वो मेरे इंस्टाग्राम ID जो मेरे चैनल पे शेयर्ड है, आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर दो, ठीक है। और मैं आपको अपनी ईमेल ID शेयर कर दूंगा, नंबर शेयर कर दूंगा, ताकि हम जूम कॉल चाहे व्हाट्सएप कॉल जैसे ही आपको कंफर्टेबल हो हम वैसे कनेक्ट कर सकें। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप मेरे को मैसेज करो और मैं तुरंत आपके टाइम के अकॉर्डिंगली एक जूम कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल वो अरेंज करके आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो मिलते हैं, बाय।